तो आज हम लोग एनसीईआरटी वर्क फॉर एनर्जी का करेंगे और इसमें कहां तक कर लिए थे हम लोग 6.8 तक कर लिए थे। 6.8 वो ऑटो मिल सिमुलेशन वाला सवाल किए थे। आज वर्क फॉर एनर्जी का ये L10 है और वर्क फॉर एनर्जी में हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का। पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जांपल 6.8 तक किए थे। आज एग्जांपल 6.9 तक करना है, लेकिन 6.9 जो है वो 6.8 पर ही बेस्ड है। तो पहले हम लोग 6.8 थोड़ा सा सुन लें, फिर इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो 6.8 में एक बार बोल रहा हूं, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स को सिमुलेट करने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो लोग का नहीं लिखा होगा आप चाहे तो लिख सकते हैं 6.8 टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स। सिमुलेट मतलब होता है जांच करना, देखना, एक्सपेरिमेंट करना। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स कॉमा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द collision of moving cars with mounted springs of different spring constant full stop. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. Full stop. What is the maximum compression of the spring? What is the maximum compression of the spring? तो सवाल ये था 6.8 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। सवाल ये था, देखिए कि एक कार है। अब बातें नहीं, यहां ध्यान दो। एक कार है, इसका मास m है और ये मान लीजिए v स्पीड से चल रहा है और यहां पे हॉरिजॉन्टली एक स्प्रिंग माउंटेड है। माउंटेड वर्ड का मतलब होता है लगा हुआ है, ठीक है, एक एंड पे फिक्स्ड है। और ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 6.25 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग अभी यहां माउंटेड है, अभी रखा हुआ है। ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग को नॉर्मली जब आप कहीं रखेंगे तो स्प्रिंग किस लेंथ पे होता है, नेचुरल लेंथ पे। और स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है, इसका मतलब वो ना ही कोई फोर्स लगाता है और ना ही उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि आप लोग के बैच में वर्क फॉर एनर्जी की आखिरी क्लास है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन की हेल्प से एक एक बात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस से मैं लिखूं, रिवाइज करवा सकूं आप लोग को, ठीक है।
इसलिए जिनका फर्स्ट क्लास है वो भी टेंशन ना लें। तो ये स्प्रिंग अभी किस पे है? नेचुरल लेंथ पे। और जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो कोई भी फोर्स नहीं लगाता और कोई भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। अभी सिचुएशन क्या है कि ये एक कार है जिसका मास m है, ये m का वैल्यू दिया हुआ है 1000 kg और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकंड, और सॉरी 18 मीटर पर सेकंड नहीं, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन बातों को याद रखना है। एनसीईआरटी में ये बोल्ड करके लिखा हुआ है कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है तो कितना डायरेक्ट होता है? 5 मीटर पर सेकंड। इस बात को याद रखना है। 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 54 से चल रहा है तो 15 मीटर पर सेकंड। 72 से चल रहा है तो 20। 72 18 का मल्टीपल है, उतना 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसकी वेलोसिटी है। वर्क पावर एनर्जी में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक सिचुएशन, कोई चीज से पहले का फिर बाद का, मतलब फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन। अभी ये इनिशियल सिचुएशन है और इस इनिशियल सिचुएशन में आप सारा एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होते हैं। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं mgh, और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं हाफ kh²। और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब वो स्प्रिंग या तो कंप्रेस्ड हो या तो खिंचा हुआ हो, या तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो या तो खिंचा हुआ हो, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखिए अभी इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी लिखना है, मतलब टोटल एनर्जी। इस सिस्टम का हम लोग क्या लिख रहे हैं? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत आसान होता है। सीधा सीधा क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। तो इसका हाफ तो हो गया कांस्टेंट है, मास m इंटू v²। हाफ mv² इसका क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, क्या स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अभी किस पे है? नेचुरल लेंथ पे। कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस मतलब जहां से हाइट आप मेजर करोगे। तो रेफरेंस हम लोग इस सीलिंग को मतलब इस सरफेस को मान रहे हैं। ये सरफेस अगर रेफरेंस है तो ये ब्लॉक इसी रेफरेंस पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक का रेफरेंस से कोई हाइट है क्या? नहीं। इसलिए इसके पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh का वैल्यू नहीं, ना ही कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ना ही कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या इतनी बातें क्लियर है? पक्का? आगे चलिए। अब ये ब्लॉक आगे जाएगा, इस स्प्रिंग से टकराएगा, उसको कंप्रेस करेगा। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। ठीक है? इधर फोर्स लगाने से इस ब्लॉक का वेलोसिटी घटने लगेगा, और फाइनली जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। जैसे जिस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है, वो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है, वो ब्लॉक को इधर धक्का दे देगा। तो ये जो डायग्राम था ये इनिशियल था। अगर फाइनल इंस्टेंट पे डायग्राम दिखाएं आपको, फाइनल इंस्टेंट का मतलब वह इंस्टेंट जो आपसे पूछा है, और आपसे पूछा क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। क्वेश्चन में पूछा क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो जो पूछा है वो आपका फाइनल इंस्टेंट होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग पूछा है, ये आपका फाइनल इंस्टेंट होगा। उस इंस्टेंट पे ये ब्लॉक कुछ यहां होगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि अगर थोड़ा सा वेलोसिटी होता तो इस स्प्रिंग को और कंप्रेस करता, और अगर और कंप्रेस करता तो इसे मैक्सिमम कंप्रेशन थोड़ी कहते। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब जितना वो कंप्रेशन मैक्सिमम कर सकता था वो कर चुका है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो चुका है? 0। और इस समय ये स्प्रिंग क्या है? मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, और मान लेते हैं वो कंप्रेशन x मैक्स है। कितना है? x मैक्स। चलिए अब फिर से एनर्जी लिखिए। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रेफरेंस है। अभी भी रेफरेंस, एक बार जो सवाल मैंने लिए वो चेंज नहीं करना है। रेफरेंस अभी भी यही फ्लोर है,
तो इस ब्लॉक के पास कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इसका हाइट में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, इसलिए स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स को हम लोग यहाँ क्या कहे हैं, एक्स मैक्स। ठीक, तो वर्क पर एनर्जी पहले इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फिर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए। अब वर्क पर एनर्जी में दो थ्योरम है, एक थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक थ्योरम का नाम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगेगा। कब कौन सा लगेगा ये मैं बता दे रहा हूं वापस से। ये तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि आप सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन लिखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पूरे वर्क पर एनर्जी का थीम यही है। अगर आप ये सीख गए वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो आपका वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने फोर्स हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, mg और kx। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब इनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब इनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव की वजह से नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव की वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है और कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं किसकी वजह से होते हैं, mg और kx की वजह से। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और इन्हीं के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन अलग लिख देते हैं, प्लस वर्क डन बाय mg kx लिख दिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय mg kx जो होता है ये निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसके बराबर होता है निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, ये टर्म उधर भेज दीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जो होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम के दो फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्म 1 है। और वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये फॉर्म 2 है, ये दूसरा फॉर्म है। और अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम ये कहता है कि अगर वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन किसी सिस्टम पर क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा। अभी देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन किसके बराबर है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। और मैं क्या कह रहा हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या है, 0। वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन को तो हम लोग चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है। और चेंज किसी चीज का 0 है, इसका मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है, जितना इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है उतना ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। और इसी बात को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहता है। मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहता है जब वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या हो, 0, तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में हम लोग को चेक करना है कि ये वाला लगाएंगे कि ये वाला, और इसके लिए सिंपल सा रूल है, आप चेक करो कि नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या चेक करना, अभी लिखना नहीं, बाद में लिखिएगा, आराम से मैं टाइम दूंगा लिखने का, अभी लिखना नहीं, एकदम सुनिए। वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप चेक कीजिए। देखिए यहां पर नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी किधर है, इधर,
डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री हो, मतलब अगर फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा। मतलब नॉर्मल हालांकि लग रहा है लेकिन ये कोई वर्क नहीं कर रहा, तो नॉर्मल की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। पहला वाला चेक कर लिए। दूसरा टेंशन, धागा, टेंशन किसमें होता है? धागे में। इसमें कोई धागा बंधा हुआ नहीं है, तो टेंशन भी वर्क नहीं कर रहा, टेंशन है ही नहीं। फ्रिक्शन, तो 6.8 में जो सवाल है उसमें ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। 6.9 में इसको रफ कर दिए, यही फर्क है दोनों में। तो ये स्मूथ है, स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, और कोई फ्रिक्शन नहीं मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो इनिशियल लिखा हुआ है हम लोग के पास, फाइनल भी लिखा हुआ है, तो लोग क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। कर दीजिए भाई इक्वल। अभी हम सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए, तो अभी हम लोग किसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं? 6.8 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितना था? 0 प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, हाफ से हाफ कटा, m का वैल्यू कितना है? 1000, मतलब 10 का पावर 3 इंटू वी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। k का वैल्यू कितना है? 6.25 × 10⁻³ तो मतलब ऐसा ही था 6250 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। इस वाले टर्म को आप इधर भेज दीजिए। 1000 को लिख सकते हैं 100 गुना 25 गुना 10, इस वाले टर्म को 10 का पावर 3 है तो 100 × 10 लिख दिए 25, और ये 6250 इज इक्वल्स टू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए 0 से 0 कट गया, 25 से ये 25 बार में कट जाएगा। तो आप रूट ले सकते हैं, ये स्क्वायर लगा के रूट हो जाएगा, तो 100 का रूट होता है 10 और 25 का रूट होता है 5, तो ये हो गया 2 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? 2 मीटर होगा। लेकिन 6.9 जो सवाल है वो ये कह रहा है कि ये सरफेस अगर फ्रिक्शन हो जाए, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। तब ये बताइए, तब क्या इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, तब फ्रिक्शन वर्क करेगा। और तब कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग? ये वाला फॉर्म लगाएंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग का लिखा हुआ ऑलरेडी। नॉर्मल टेंशन तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो पहले आप इतना लिखो, फिर हम लोग 6.9 सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 6.9। 6.9 में भी सवाल यही है कि यही सिचुएशन है, बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा अगर ये सरफेस अब स्मूथ ना होके क्या हो जाए? रफ हो जाए। हम लोग का 6.8 हो गया, तो 6.8 को मिटा दे रहे हैं। 6.9 में वही मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, बस सब कुछ सेम है, बस ये सरफेस क्या हो गया? रफ हो गया। मतलब अब फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा उसके लिए एक कोएफिशिएंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है म्यू का? 0.5। और यहां पे एक और एजम्पशन लेना है कि ये ब्लॉक यहां से नहीं चलना शुरू किया है, ये ब्लॉक यहां से चलना शुरू किया, मतलब जस्ट इस स्प्रिंग के पास से, जस्ट इस स्प्रिंग के पास से v वेलोसिटी दी है, ठीक है? ये सिचुएशन है। अब बताने कि अब मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, फिर से हम लोग वही करेंगे। वर्क फॉर एनर्जी, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहला डायग्राम का एनर्जी लिखते हैं। तो ये पहला सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन। इस समय जो मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो इस समय का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। इस समय का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0। ये वाला सब कुछ सेम है। जब फाइनली होगा तो ये रुक जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इस बार हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि इस बार नॉर्मल तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे, इसको FBD कहते हैं, नॉर्मल ऊपर mg नीचे।
टेंशन अभी भी नहीं लग रहा है, धागा नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन अब लग रहा है। ये ब्लॉक इधर स्लिप कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन इधर लगेगा। और जब कोई ब्लॉक स्लिप कर रहा होता है, रुका हुआ होता है तब नहीं, लेकिन जब स्लिप कर रहा होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है म्यू इंटू एन। कितना होता है? म्यू इंटू एन। और एन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में कोई मोशन तो कर नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टेबल से उछल के हवा में उड़ गया या टेबल को फाड़ के नीचे घुस गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एन। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो n का वैल्यू कितना लिख देंगे? mg। ठीक। अब ये फ्रिक्शन वर्क करेगा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। वर्क क्या होता है? fs cos थीटा। अब देखिए ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर। म्यू mg इधर फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक यहां से डिस्प्लेस होके यहां तक आया है। पहले देखिए ये ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन बना लेते हैं, और ये ब्लॉक अब यहां तक आया है। ये डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। भाई पहले ये स्प्रिंग यहां तक था, ये ब्लॉक ऐसे आते गया तो स्प्रिंग कंप्रेस होते गया। जब ये ब्लॉक यहां आया तो ब्लॉक उतना ही चला जितना स्प्रिंग क्या हुआ? कंप्रेस हुआ। मतलब अगर ये पूछा जाए कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये कितना है, तो आप कहेंगे ये कितने के बराबर है? जो भी मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है उसी के बराबर है। और इस दौरान ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर साइड लग रहा था। कितना? म्यू mg। ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो आप दोनों का डायरेक्शन देखिए। ये फोर्स म्यू mg किधर लग रहा है? लेफ्टवर्ड। और ये x max दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। cos 180 -1 होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इस केस में बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, अगर ये कोई आपसे पूछ ले तो वर्क होता है Fs cos थीटा। फोर्स कितना लग रहा है बताइए? म्यू mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x max। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए cos 180 का वैल्यू -1 होगा। वो माइनस में लोग सीधा ध्यान देते हैं। आगे से इस बात को आप याद रखें, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है तो वर्क नेगेटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होता है। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब क्योंकि फ्रिक्शन तो वर्क कर रहा है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे? वर्क पावर एनर्जी में एक ही सवाल बच्चों का होता है, सब कब कौन सा थ्योरम लगाएं? तो जब नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, जब उनके वजह से कोई वर्क नहीं है, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और अगर उनके वजह से वर्क है तो फिर ये वाला लगाइए ना, क्या दिक्कत है इसमें? इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम का सेकंड फॉर्म कहते हैं। भाई वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जो भी है वो यहां लिखिए, और वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो नॉर्मल तो अभी भी कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? वर्क सब फोर्स की वजह से अलग अलग होता है। नॉर्मल देखिए ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो नॉर्मल की वजह से कोई वर्क नहीं है। mg की वजह से भी कोई वर्क नहीं है। mg देखो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क है। तो नॉर्मल की वजह से कोई वर्क नहीं है, टेंशन लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग पता कर लिए हैं, -μ mg into x max इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस, तो हम लोग फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे और उसमें इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को माइनस कर देंगे। ये हो गया -μ mg into x max इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? देखिए ये रहा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, हाफ k x max स्क्वायर माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये रहा देखिए हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो आपको ये आसान सा दिखने लगेगा। सबसे पहले माइनस म्यू कितना लिखा हुआ है? 0.5, मतलब हाफ ही ना लिखा हुआ है जी,
तो एक काम करें, म्यू ये हाफ लिखा हुआ है, यहां भी हाफ लिखा हुआ है, यहां भी हाफ लिखा हुआ है, तो सब जगह से हाफ को निपटा दे। ये हाफ हाफ सब मिट गया क्योंकि म्यू का वैल्यू हाफ था। अच्छा आगे चलिए, माइनस एम जी, तो m का वैल्यू तो 1000, g का वैल्यू 10, तो कितना हो गया 10 का पावर 4 इंटू एक्स मैक्स। k का वैल्यू कितना है 6250 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। अरे थोड़ी देर के लिए ना एक्स मैक्स लिखना छोड़ देते हैं, x लिखते हैं, क्यों इतना होना, माइनस एम वी स्क्वायर, तो m कितना है 1000 और v स्क्वायर कितना है 25, तो ये हो गया 25,000। अब और काटपीट करेंगे, ये 10,000 को भी सीधा ही लिखो, क्यों इतना, थोड़ा सा और काटपीट करिए। हम लोग काटते हैं 25 से पहले, किससे काटते हैं 25 से, तो 25 से ये 100 कटा 4 बार में, पहला वाला 100, फिर 2 जीरो बचा रह गया। 25 से 625 कटा 25 बार में, 1 जीरो बचा रह गया, और 25 से ये कटा एक बार में, बाकी 3 जीरो तो एज फिर से काट दिया 25 से। 25 से 400 कटेगा 16 बार में, 25 से 100 होता है 4 बार में, 400 हो जाएगा 16 बार में। 25 से ये कटा 10 बार में, और 25 से फिर से ये 40 बार में, फिर से काटिए, 4 से काटिए, 4 से 16 कटा 4 बार नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए ये 8 बार में, 2 से ये 20 बार में, ये हो गया माइनस 8x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 20, इसको उधर भेज दीजिए, तो 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देख के आपको अपना बचपन याद आ रहा है, और बचपन के 10 साल पाप किए हो कि पुण्य किए हो? नहीं, पाप पुण्य का मतलब ये नहीं कि कितना चोरी किए हो, चमारी किए हो, सब नहीं। पाप का मतलब कि अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, अभी सॉल्व कर सकते हो, मतलब पुण्य किए हो। ये पुण्यात्मा कौन कौन है देखें, और अगर सॉल्व नहीं किए हो तो बहुत ज्यादा पाप किए हो, और इतना पापी हो करके अगर चाहते हो कि 1 साल में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत गलत सोचते हैं, फिर 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल का पाप धोना है, उसको इतना नहीं धो सकते। इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, और अगर आप लोग से आ रहे तो बढ़िया, नहीं आएगा तो फिर हम भी आपके पाप धोने में थोड़ा हेल्प कर देंगे। देखिए चलिए 6.10 करते हैं, 6.10, चलिए शुरू करें। 6.10 है एग्जामिन टेबल 6.1 to 6.3, तो आप कुछ टेबल दिया होगा, चलिए, इसलिए एनसीईआरटी में कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं, तो एग्जामिन कीजिए टेबल को, ये देखिए वो देखिए, अब वैसे सवालों का कोई तुक नहीं बनता। है पहला पूछ रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताना है। देखो क्वेश्चन, पहला पार्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताना है। अब देखिए इसके बारे में डेटा दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है इसके बारे में, एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, ये एनर्जी दिया हुआ हम लोग को, और ये एनर्जी दिया हुआ है 10 to the power -20 जूल। कितना दिया हुआ है 10 to the power -20 जूल, ये टेबल में दिया हुआ है, लेकिन आपको ये एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा इसके आगे का बात जो लिखा हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसके आगे क्या लिखा है कि एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो केमिस्ट्री वाले जाने, और किसमें बॉन्ड ब्रेक करना है, वो तो आप लोग जाने बायोलॉजी वाले भाई, मुझे नहीं पता है क्या होता है, और मुझे इससे मतलब भी नहीं है, बस ये मतलब है कि एनर्जी इतना लगता है, और उसको किस में लिखना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईवी क्या होता है, तो ये सवाल हमें बताना चाहता है कि ईवी के बारे में आप जानिए। ईवी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही एक यूनिट है, ये क्या है, एनर्जी का ही एक यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज्ड इन
मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एनर्जी को किस यूनिट में लिखना प्रेफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाना हो तो एक जूल कितना हो जाएगा? 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जूल में तो पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इससे ये कटा 10⁻1 बार में, 10⁻1 को मतलब नीचे हो जाएगा, मतलब 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप बचपन में से करते थे, पॉइंट लिखी तो 10, 1 0 तो और 100, 96 तो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो पिछला एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग तो सॉल्व हो गया था सबसे? किसी से नहीं भी हुआ था? सबसे हो गया था ना? क्या इक्वेशन था, एक बार मैं लिख देता हूं। कुछ लोग माजिद नहीं हुआ था ना? मेरा हुआ था सॉल्व। बताओ इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था? मैं सॉल्व कर बताया। 5x स्क्वायर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। मतलब a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 8 और c का वैल्यू है -20। तो तुम लोग इतना पापी हो, हम इतने बेसिक से बता रहे हैं, वैसे नहीं बना है, इससे बन गया है, वो लोग बहुत पुण्यात्मा है। और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो b की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये हो गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4 इंटू a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है -20 बटे 2a। तो a का वैल्यू 5 तो 10 हो जाएगा। तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस प्लस होगा, 20 पंचे 100, 100 चौके 400, 464 बाय 10। तो -8 प्लस माइनस, अब 464 का रूट कितना लिखेंगे? तो 441 का होता है 21, 441 कितना होता है? और 484 का होता है 22, 484 का कितना होता है? तो ये इनके बीच में ही है, तो आप इसको कितना ले लीजिए? 21.6 ले लीजिए। थोड़ा सा उसके नजदीक था इसलिए 21.6 ले लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 21.6 माइनस, अच्छा 2 होगा ना, 2 केस होगा, एक आप प्लस वाला ले लो, एक आप माइनस वाला ले लो। तो 20 प्लस लेंगे तो 21.6 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 13.6। 5 ही लीजिए बीच में ना, तो 13.5 बाय 10 ये जगह 1.35 मीटर, और यही शायद आंसर है ना। और माइनस लेंगे दोनों, तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं, तो छोड़ दीजिए माइनस वाला। ठीक है, अगर आप 21.6 भी लेते हैं तो वही 1.36 आएगा। अगर आप 4 लेंगे तो भी 1.34 आएगा, मतलब 1.3 तो आना ही चाहिए सब लोगों का। क्लियर है बात? ओके। अच्छा, इसमें एक पार्ट और था, ये तो बी पार्ट था सवाल का, सॉरी ये तो ए पार्ट था, मतलब ये वाला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड डीएनए, रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड डीएनए। दूसरा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻21 जूल। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो निकाल लेंगे ये, सीमित सा सवाल हो गया। और सी क्या है? डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट, डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरी। तो एक यूनिट का एनर्जी और होता है और वो है किलो कैलोरी। तो ये वाला सवाल हम लोग को किलो कैलोरी के बारे में बताना चाह रहा है, तो आप इसका आंसर जान दीजिए। एक कैलोरी को में
4.2 जूल होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना जूल होता है? 4.2। एग्जैक्टली बात करेंगे तो 4.182 होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है और एक किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी। किलो का मतलब 1000 होता है और इसमें 4200 जूल होता है। कितना होता है? 4200 जूल। तो आपको अगर किलो कैलोरी को जूल में लिखना होगा कैसे डिवाइड करेंगे? अगर जूल को किलो कैलोरी में चाहिए तो 1 जूल बराबर 1/4200 किलो कैलोरी होता है। और डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन कितना है? ये लिखा हुआ होगा कहीं 10⁻⁷ जूल। ये लिखा हुआ है कि डेली इनटेक कितना होता है? 10⁻⁷ जूल। ये जूल में इसको किलो कैलोरी में जाने के लिए 4200 से डिवाइड कर दीजिए, किलो कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान सवाल तो शायद नहीं आएगा एग्जाम में। स्कूल्स में कई बार कभी पूछ सकते हैं, तो पूछ देंगे तो निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पावर पे करेंगे 6.11। चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग वो सवाल करेंगे। तो अगला सवाल हम लोग 6.11 करते हैं और इसके बाद कॉलिजन शुरू हो जाता है। 6.11 जो है वो पावर के कॉन्सेप्ट पे है, तो इस सवाल को मैं करा रहा हूं और साथ ही साथ पावर के बारे में हर एक बात डिस्कस कर दूंगा। तो लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6.11। An elevator can carry maximum load of 1800 kg। मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये दो चीज का मास है, एलिवेटर का प्लस उसमें जो पैसेंजर। एलिवेटर समझते हैं ना आप लोग? किसको बोलते हैं? लिफ्ट को। लिफ्ट को मतलब जो नॉर्मल लिफ्ट है उसको ही बोलते हैं, चलने वाले को एस्केलेटर कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको भी एलिवेटर बोल देते हैं, ठीक है, दोनों चीज ठीक है। इज मूविंग अप, लेकिन यहां पे इसका मतलब लिफ्ट से है। ये एलिवेटर क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट ही मतलब होता है जनरली। इज मूविंग अप, ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और कितने से? विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by motor. Determine power. पावर बताना है और किसमें बताना है? HP में। पावर मेजर करने का एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं HP, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? HP। एक्चुअली ये सब ब्रिटिश से शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन लोग जो पावर था वो घोड़े की शक्ति के मेजर में मापते थे, वहीं से ये वर्ड आया हॉर्स पावर। घोड़ा कितना तेज से, पहले टमटम वगैरह चलता था ना, बैठे आप लोग टमटम पे? yes. घोड़ा गाड़ी इसको बोलते थे। नहीं बैठे रितेश? कभी नहीं? कोई नहीं? हे भगवान, बैठे कितने लोग बैठे हो? 3-4 लोग बस बैठा है ना। हम तो गांधी घर जा रहे थे टमटम से, बहुत धीरे धीरे चलता है, कार के स्पीड से नहीं चल सकता, लेकिन तो देखिए एक एलिवेटर है और वो कैरी कर सकता है मैक्सिमम लोड कितने का? 1800 kg का। चलिए एक एलिवेटर बना लेते हैं। ये वो एलिवेटर हो गया जिसका आप मास समझिए कितना? 1800 kg। इज मूविंग अप, ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किससे? कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब इस वर्ड का मतलब समझिए, ये ऊपर जा रहा है v से, जो v कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे जाएगा। अब देखिए अगर इसका एफबीडी बनाए तो इसका वेट नीचे लगेगा 18,000 न्यूटन
और एक जो इसको खींच रहा होगा ऊपर की तरफ मोटर के वजह से, उसके वजह से मान लीजिए टेंशन लगेगा, धागा होता है उसमें मोटर लगा होता है तो टेंशन होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन, और उस पर एक नीचे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है 4000 न्यूटन। आ गए सर? ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे कितना लग रहा है? 4000 न्यूटन। तो इस पर जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T, और नीचे 4000 प्लस 18000 22,000। तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22,000 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स पावर वो मोटर दे रहा है, फोर्स बाय मोटर। आपसे पूछा बताइए पावर कितना होगा? सो व्हाट इज पावर? पावर होता है वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक, पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगर वेक्टर में लिखे तो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता है। और ये जो पावर है इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है, वर्क हो गया जूल और नीचे टाइम हो गया सेकंड, जूल पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशन पूछ दे, यूनिट एंड डायमेंशन, अगर इसका डायमेंशन पूछ दे तो देखिए मैं डायमेंशन लिख के सिखा रहा हूं। जूल होता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू ऊपर में मीटर नीचे सेकंड। ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3। डायमेंशन लिखने के लिए केजी को m से लिखते हैं, मीटर को l से लिखते हैं, सेकंड को t से लिखते हैं। ये इसका डायमेंशन हो गया। इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट। लेकिन पावर का जो कॉमर्शियल यूनिट है ना, कौन सा यूनिट? कॉमर्शियल यूनिट का मतलब कि आप अगर कोई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने फाइनल ईयर्स में एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें एक पंप का जरूरत था और कैलकुलेट किए तो पंप का पावर आया वॉट में, कुछ मान लो 500 वॉट। और हम मार्केट गए, अब मार्केट में बोल देंगे कि 500 वॉट का पंप दीजिए। तो मार्केट में जो बेचने वाला है वो क्या इतना पढ़ लिख करके बेच रहा है? बोलो। तो उससे जब पूछने जाओगे, अच्छा बेचता कौन है? नॉर्मल आदमी ही बेचता है ना। तुम्ही लोग में से होगा जिसके पापा का पंप का दुकान होगा, वो बोलेगा सर काहे पर है? पापा का बिजनेस संभाल लिया पंप का, काहे पर है सरिता? और मान लो सरिता बैठी हुई है, पढ़ी लिख के नहीं, नॉर्मल बैठी हुई है, और उसको इतना जानकारी कि इस पंप का दाम इतना है, इस पंप का दाम इतना है, तो मार्केट में हॉर्स पावर मिलता है। हम गए तो किसका पंप? तो भाई मिनिस्टर का पंप दीजिए। मिनिस्टर एक बहुत फेमस कंपनी है पंप बनाने के लिए, किर्लोस्कर, ये सब पंप बनाने की बहुत फेमस कंपनी है। तो गए कि भाई किर्लोस्कर की पंप दे दीजिए आप। तो देखा सर कितना वॉट का चाहिए, सॉरी कितना हॉर्स पावर का चाहिए? कॉमर्शियली हॉर्स पावर मिलता है। हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं वॉट में, हम कहेंगे 500 वॉट का दे दो भाई। वो कहेगा वॉट में नहीं समझते हम लोग, हॉर्स पावर में बताइए कितना, उसको कन्वर्ट करने नहीं आता है। तो फिर कौन कन्वर्ट करके देगा? आप लोग कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट होता है। एग्जैक्टली कितना होता है? 746। लेकिन कुछ लोग कैलकुलेशन की आसानियता के लिए 745 भी लिखते हैं, और कहीं कहीं आप इसको 750 लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है? 746 वॉट होता है। कैलकुलेशन की आसानी के लिए 745 या 750 लिखेंगे। ये एक हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करने का टेक्निक होगा। अगर वॉट से वर्क हॉर्स पावर में जाना है तो फिर 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहां आप निकालते हैं। ये था फोर्स बाय मोटर, ये था फोर्स, और वेलोसिटी कितना है? 2। तो पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो बताइए पावर बाय मोटर कितना हो जाएगा? 22,000 गुना 2, 44,000 वॉट।
सब एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करोगे तो पावर किस में आएगा, वॉट में आएगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हॉर्स पावर में। तो 44,000 में 746 से डिवाइड कर दो तो वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मेरी बुक में लिखा है वो 59 हॉर्स पावर लिखा होगा, आप काट पीट करके देखिएगा 59 हॉर्स पावर ही आएगा। यही है ना आंसर, इसमें 59 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है, पक्का सब लोगों को? अब मेरे ख्याल से आज समय ज्यादा हो गया है, तो फिर हम लोग एक डिस्कशन और रखेंगे एनसीईआरटी का, और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल सारे हो गए, एक्सरसाइज पे 4, 5, 6 सवाल अच्छे हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।